स्टूडेंट्स वेलकम टू अभियान। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं जो नीट की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो 20 जुलाई के आसपास आने वाली है एंड देन उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने को पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि उस समय कोई पैनिक सिचुएशन ना बने। क्योंकि देखो, अगर आपके कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास में कुछ और है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं बनवाया या फिर अपडेट नहीं करवाया है, तो प्लीज मेक श्योर आप उन्हें अपडेट करा ले। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को कुछ खास टाइम देखने को मिल सकता है, हो सकता है कहीं दिक्कत आ जाए, तो इसीलिए पूरे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करा ले। सबसे पहली चीज, जो आपके पास काउंसलिंग होती है वो एनटीए नहीं कराता है, जो काउंसलिंग होती है आपके पास में वो एमसीसी कराती है। ठीक है ना, दैट इज द कह सकते हो आपके पास में वो आपके पास में कमेटी है जो आपकी काउंसलिंग को देखती है। ठीक है ना, दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। यूजी पीजी दोनों की यही देखती है, जिसके अंदर आपके पास ऑल इंडिया कोटा तो होता ही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एंड स्टेट कोटा रिपोर्टिंग आपके पास में रहती है। सबसे पहली चीज आपके पास में 15% अगर आप किसी भी मतलब आप मान लो कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, जैसे मान लो आप राजस्थान से हो, तो एक तो राजस्थान का स्टेट कोटा हो जाएगा जो 85% रहेगा आपके लिए, और 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। मतलब आप भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो 15% आपके पास में वो कोटा रहता है। ठीक है ना, मतलब 15% सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जितनी आपकी रैंक है उससे आपको अगर वेस्ट बंगाल या बिहार में कॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट वो ऑल इंडिया कोटा से जाने वाला होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में एम्स के लिए तो 100% होता है, उसमें कोई कोटा नहीं काम करता है, स्टेट का कोई मतलब नहीं आपके पास, वहाँ कैटेगरी काम कर जाती है आपके पास। एएमयू सीट्स होती है, उसके बाद डेंटिस्ट्री होती है आपके पास, एमबीबीएस होता है बीएचयू से, जिप्मर सीट्स हो जाती है ना, जिप्मर आपके पास बड़ा अच्छा होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टेट कोटा हो जाता है डीयू आईपी यूनिवर्सिटी, और आईपी कोटा सीट्स हो जाती है ईएसआईसी के लिए। ठीक है ना, इसके अंदर आपका जेएनके भी आ चुका है, तो पता ही होगा आप लोगों को ये बात कि आप जेएनके के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा नीट यूजी एडमिट कार्ड, कि भैया आपने एग्जाम के अंदर अपीयर किया है, ये उसका क्या होता है कंफर्मेशन आपको दे रहा होता है। ठीक है ना, तो मैंडेटरी रहता है आपके पास में, किसी भी वेरिफिकेशन स्टेज पे अगर आप हैं तो आपको ये मांगा जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल सी बात है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसका स्कोर कार्ड जो आपके पास में आएगा उसका प्रिंट निकालना है आप लोगों को, और वो आपको रिक्वायर्ड होगा। क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, सर्टिफिकेट मतलब क्लास 10th का आपको मार्कशीट चाहिए होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो क्लास 10th के अंदर आपने डिटेल्स हैं आप लोगों की और आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो मैच करनी चाहिए। ठीक है ना, वो आप लोगों की जो आईडी है ना वो क्लास 10th और आधार कार्ड पे ही रहने वाली है, तो आपकी जो वो दोनों डिटेल्स है वो मैच करनी चाहिए। कोई भी अगर उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग से। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो डिटेल्स हैं आधार कार्ड की और क्लास 10th की वो मैच कर रही हो। 12th आपकी इसलिए चाहिए होती है ताकि आप लोगों के बारे में पता चल सके कि हाँ आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दिया था और एक मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है नीट का वो आपने क्लियर कर लिया था। ठीक है ना, वो एलिजिबिलिटी होती है 50% रहता है। ठीक है ना, फिर आ जाता है आपके पास में गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ। जैसे जनरली आपको आधार कार्ड ही लेके जाना पड़ेगा, अब तो ज्यादातर आपके पास में कुछ और नहीं होता, आधार कार्ड ही आपके पास में रहेगा। अगर पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए 6 से 8 कॉपीज आपके पास में चाहिए होगी ताकि आप उधर अप्लाई कर सके। फिर उसके बाद में आपका सीट अलॉटमेंट का लेटर चाहिए होता है। ये सीट अलॉटमेंट का लेटर क्या होता है, बेसिकली आप पहले काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो, फिर उसका रिजल्ट आता है राउंड 1 राउंड 2 का, और वो आपको लेटर साथ में लेके जाना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अगर आपकी स्पेलिंग मिसमैच हो गई है नीट रिकॉर्ड्स और आईडी के अंदर तो वो आपके वेरिफिकेशन को कहीं ना कहीं डिले कर सकता है। अब मेजरली आ जाता है आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो। ठीक है ना, एससी का अगर हम लोग बात करते हैं तो 15% कोटा रहता है, एसटी का 7.5% रहता है, बचा हुआ फिर आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी में बढ़ जाता है। एससी एसटी का जो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है इन जनरल वो आपके पास वैलिडिटी उसकी कुछ है नहीं, मतलब वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ चलता है, तो उसको आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी में है, सबसे पहली चीज आपको ओबीसी एनसीएल में आना पड़ेगा, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी में 2 कैटेगरीज बना रखी है, आप लोगों को शायद पता होगा, क्रीमी लेयर होती है और नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो उसका उन्होंने एक जो आपके फादर है या जो भी आपके मदर हैं, जो भी आपके घर में ऑक्यूपेशन कर रहा है, उनकी एक फिक्स सैलरी का अमाउंट होता है साल का, उससे ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में, अगर उससे कम है तो आप एनसीएल में आएंगे और तभी आपको ओबीसी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ नहीं आता है, आपको इसको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ेगा। और अभी आपके पास में जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा फिलहाल वो आपको अब 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्यों, होता क्या है इंडिया में एक्चुअली ओबीसी में से बहुत सारी ऐसी कास्ट होती है जो कभी हट भी जाती है, इंक्लूड भी कर ली जाती है, इसीलिए आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए अप्रैल 2026 के बाद का। ठीक है ना,
ईडब्ल्यूएस का ऑब्वियस सी बात है, ईडब्ल्यूएस नॉर्मल सी बात है, अगर आप ईडब्ल्यूएस ऑप्ट कर रहे हो तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसमें भी क्योंकि जो सैलरी है वो हर साल अपडेट होती रहती है, तो आपको ईडब्ल्यूएस का भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पीडब्ल्यूडी का आपके पास में कार्ड होता है, ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी का जो भी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी में होंगे उनके पास में कार्ड होता है, तो वो कार्ड आपको चाहिए होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, मेनली कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर आ जाता है डोमिसाइल, है ना, निवासी वाला जो होता है, मूल निवासी वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हो तब तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप स्टेट कोटा में जा रहे हो तो ये मैंडेटरी, क्योंकि स्टेट कोटा फिर उसी हिसाब से मिलेगा। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये आपके कॉलेज के एंट्री के समय लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये भी जनरली आपके कॉलेज में लगता है, बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले से बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन एक तरीके से वही होता है। एंटी रैगिंग का एफिडेविट होता है, ये बाद में बनता है, ठीक है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके पास में ये जो है, ये दोनों सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरी रहने वाले हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 15% आपके पास ऑल इंडिया कोटा रहता है, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 85% आपका स्टेट का रहता है, 15% आपका ऑल इंडिया कोटा है। यहाँ पर आपको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पास में एमसीसी कराती है। वैसे एमसीसी पूरी काउंसलिंग एमसीसी ही कराती है एसएस, तो ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट होते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट्स कहाँ से मिलेंगे, कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके फॉर्मेट्स कहाँ से मिलेंगे, तो एमसीसी एक नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके लास्ट के अंदर आपके पास में परफॉर्मा दे रखे होते हैं कि किस तरीके से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होनी चाहिए। लास्ट ईयर के आप उठा के देख लेना, उनको निकाल लेना, और वैसे ही आप लोगों को फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसके अलावा अगर आपका कोई और फॉर्मेट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें राउंड्स कितने होते हैं, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, मॉप अप होता है, स्ट्रे राउंड होते हैं। लेकिन जब अपन स्टेट्स में जाएंगे तो स्टेट्स के अंदर जो राउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 85% स्टेट कोटा होता है, प्राइवेट सीट्स और गवर्नमेंट का, और रिक्वायर्ड होता है आपके पास में डोमिसाइल आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या चीज नहीं आप करनी, अवॉइड करनी। पहली बात, आपको सब जगह आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, कहीं पर भी आप फोटोकॉपी नहीं लेके जाओगे, सब जगह आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। नेम मिसमैच मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई भी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सपायर्ड और आउटडेटेड ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो ये काम नहीं करेगा, प्लीज मेक श्योर। एंटी रैगिंग एफिडेविट हो गया और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, भैया ये चाहिए होगा आप लोगों को। यूजिंग अ स्टेट फॉर्मेट कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर AIQ काउंसलिंग, ये आपके पास गलती है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि स्टेट के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, स्टेट की वजह से कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। मिसिंग द रिपोर्टिंग डेडलाइन आफ्टर सीट एक्सेप्टेंस, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको एक डेडलाइन दी जाती है 5 से 6 या 7 दिन के आसपास की, उसके अंदर आपको अपनी सीट जाके कंफर्म करनी होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्विक चेकलिस्ट आ जाती है सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आप लोगों को लेके जाने हैं। कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको लेके जाना है, अदरवाइज नहीं है तो फिर तो जनरल में तो कुछ नहीं लेके जाना होता है, क्लियर है। तो काउंसलिंग के समय सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। प्लीज मेक श्योर अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं या आउटडेटेड हो चुके हैं तो आप उन्हें अभी अपडेट करा लें, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट का एक साइकिल होता है, मतलब ये पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज टाइम लग जाएगा तो फिर काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, तो इसलिए पहले से ही बना के रख लीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ। और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, आप लोगों का जिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है जो काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।